अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं देने लगी थी बच्चों को शावर और बस क्योंकि शिफ्टिंग वाला फेज़ चल रहा है तो मैं बस कपड़े आयरन नहीं कर सकी और मुझे था कि बच्चे साफ़ सुथरे हों। आयरन नहीं हो सकता, टाइम नहीं है तो डज़न्ट मैटर। ये जोश का लोशन मुझे पीआर में रिसीव हुआ था और ट्रस्ट मी ये इस कदर ज़बरदस्त लोशन है। आई हाईली रिकमेंड दिस। और अगर आप मंगवाएं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल जाए। आज थोड़ा सा प्लानिंग में ये था कि जैसे जैसे मैं बच्चों को तैयार कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी वैनिटी से स्टार्ट करूं और इसको डीप क्लीन करूं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूं ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ से निकलने वाली हैं वो रिमूव हो जाएंगी और क्लटर भी हो जाएगा और साथ का साथ जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग भी हो जाएगी और पैकिंग का भी एक पार्ट जो है वो मेरे लिस्ट में से एग्ज़िट हो जाएगा। उसको मैं क्रॉस कर दूँगी कि मैंने ये काम कर लिया है। तो ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस पड़े थे, उनको मैंने एज एन ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करके अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। ये कुछ 3 प्लास्टिक का एक सेट था ड्रॉर्स का, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और ट्रस्ट मी इसमें इतना कुछ आ जाता है और ना चाहते हुए भी ये बेचारा डेली बेस पे इतना स्टैश इसमें जा रहा होता है और ऑर्गेनाइजिंग भी इसमें मेंटेन रखना है काफ़ी एक मुश्किल काम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और विंडोज़ ओपन थी तो इस वजह से डस्टिंग भी करने वाली थी, तो सब कुछ अनफिल्टर्ड आपके सामने जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्ट्रगल्स और अपनी जर्नी शिफ्टिंग की। तो मैंने बारी बारी इन सब ड्रॉर्स को जो है ना वो डिस्टैश किया और आप देखेंगे कि इसमें हर तरह की पर्सनल यूसेज की चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे हर तरह की चीज़ें रखनी पड़ती हैं उस लिहाज से ताकि मुझे जब भी कुछ चाहिए हो तो वो मिल जाए। तो मैंने जल्दी से इनको डिस्टैश किया और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको अरेंज करने में। और ये इसकी बिफ़ोर की हैं पिक्चर्स और ये इसकी आफ्टर की वीडियोस भी मैं अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और एक ड्रॉर को क्लीन करने फिर उसके साथ ये चीज़ देखने में कि मुझे अब किस चीज़ को डीक्लटर करना है ताकि जो वो एक पूरा स्टैश इकट्ठा हुआ था ना उसको डीप क्लीन करूँ। और इसको बहुत अरसा हो गया था, मैंने ओवरलुक किया हुआ था कि बस मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, ओवरवेल्म मैं फ़ील करती थी कि मैं कैसे इसको डीप क्लीन करूँ। बस आई थिंक कि दिस वाज द प्रॉपर टाइम कि अब करना ही करना था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं मेंटली एक रिलैक्स्ड फील कर रही थी। आई डोंट नो, मैं वीडियोस देखती थी डीप क्लीनिंग वाली कि कैसे आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपका मेंटल लोड बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब मैंने खुद की तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और इस तरह से जब मैंने बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ किया, अपनी स्किन केयर को सेपरेट कर लिया, अपने हिजाब के हिसाब से जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं पिंस उनको सेपरेट रखा, अपनी सनस्क्रीन्स को और लिप टिंट्स को और अपनी ऑइंटमेंट्स वगैरह को, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मुझे जो है ना ड्रॉर फील हो रहा था। तो क्योंकि 3 ड्रॉर्स थे तो मैंने एक को ज्वेलरी के लिए रख लिया, एक को मैंने अपनी कॉस्मेटिक्स के लिए रख लिया और एक को मैंने हैपहैज़र्डली जब कुछ चाहिए हो, फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों की ड्रेसेस की साइजिंग के लिए इंची टेप चाहिए होती है तो मैंने इंचेस इसमें रखा हुआ है। मुझे हिजाब कैप्स चाहिए होती हैं तो एक ड्रॉर को मैंने अपने हिजाब कैप्स के लिए सेट कर लिया। तो इस तरह से ये मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहता है। इवन कि इन 3 ड्रॉर्स में जितना सामान मैं स्टैश करती हूँ ना, आई थिंक कि ये मेरी वैनिटी के एक बड़े मेजर ड्रॉर में भी इतना सामान नहीं आता। तो ये बहुत यूज़फुल है और आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करना चाहें और बच्चे छोटे हैं तो डायपर का स्टैश कर लें, मतलब कुछ फ़िक्स नहीं है, आप अपने लिए यूज़ करें, बच्चों के लिए यूज़ करें, तो ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप आराम से आंखें बंद करके यूज़ करें, बहुत अच्छी स्पेस होती है इसमें और ये पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एस्थेटिक्स ख़राब होंगी, कुछ भी नहीं है। मेरी वैनिटी इवन कि बड़ी अच्छी हमने डिज़ाइन करवाई थी, लेकिन स्टिल उसके साथ ये एडजस्ट हुआ अच्छा ही लगता है। तो बस उसके बाद फिर कुछ बच्चों के लिए टाइम निकालना था, तो साथ साथ जी उनको भी टेंशन देनी होती है, अदरवाइज़ फिर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है और वो फिर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहता। तो कोशिश तो बहुत की जाती है कि बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दिया जाए, लेकिन बीइंग द ओनली केयर टेकर ड्यूरिंग द डे टाइम आपको समहाउ इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत रिलाई करना पड़ता है। और स्पेशली जब आपके 2 बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हों तो ये चीज़ें सिर्फ मदर्स अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि बच्चों को अटेंशन देना, उनको उनके टेंट्रम्स हैंडल करना, उनका खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग देखते देखते एट द एंड ऑफ द डे मदर खुद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये स्ट्रगल जो है ना, आई थिंक मदर्स दूसरी मदर्स की समझ सकती हैं, लेकिन आई थिंक कि किसी और को कम्युनिकेट करना इट्स वेरी टफ कि मदर्स जो है ना पूरा दिन में किस किस इमोशनल हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं। तो ये मुझे एक्टिविटी करनी थी, मैंने अपने मिरर को डेकोरेट करना था, तो मैं उसके लिए जो है
ये डो, इसको क्या कहते हैं मुझे भूल गया प्ले डो और क्ले। तो ये मैं उसका सेट लेके आई थी और मैंने इसकी जो है ना वो बनानी थी, DIY करना था और मिरर डेकोर का। और ये बस बच्चों को नज़र आ गई और फिर वो बस ज़िद हो गए कि हमें चाहिए। तो मैं इनके बाबा से कहती कि मैंने नहीं देनी, ये मेरी है। मतलब बच्चों की चीज़ों में जहाँ जहाँ जो चीज़ मेरी होती है ना, मैं कहती हूँ कि ये मेरी है और ये आपकी है, अब आप अपनी यूज़ करो, उसके बाद आपने मेरी नहीं लेनी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह होता है। इवन कि स्टेशनरी पर भी यही सीन होता है कि बच्चों की स्टेशनरी मैंने इनको दी हुई होती है और मैंने अपनी स्टेशनरी, अपनी जर्नलिंग की, या मुझे कभी भी कलरिंग का दिल करता है या कुछ भी, आई लव स्टेशनरी, तो मैंने अपनी स्टेशनरी सेपरेट रखी होती है और मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मैं बच्चों के हाथ में वो दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर आपके यूज़ के काबिल नहीं रहती। तो ये जो है इनके हाथ लगी, तो इनके पापा कहते हैं कि आप इन्हें दें, मैं आपको दोबारा ले दूँगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये हमारी जो है वो छोटी छोटी जो और यहाँ पे जो है ना, ये हमारी माँ बेटियों की जंगो-जदल चलती रहती है, जिसमें हम बस यही देखते हैं कि हमारी चीज़ें जो है ना वो एक्सचेंज ना हो, जबकि हमेशा मेरी चीज़ें जो है ना वो मिसयूज़ हो जाती होती हैं। तो यहाँ इनके साथ ये एक्टिविटी करते हुए मुझे मज़ा भी बहुत आया, मैं इन्हें इंजॉय भी किया और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मैंने ये देखा कि आई थिंक कि ये जो कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ टाइम गुजारना ये बहुत ज़रूरी है, वो इस लिहाज से कि बच्चे एक नया एक्सपीरियंस करते हैं। पेरेंट्स के साथ जब उनकी बॉन्डिंग होती है ना, तो आई थिंक उनको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये चीज़ टाइम निकालना इसके लिए, ये अटेंशन देना, फिर इतना टेम्परामेंट डेवलप करना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही आता है। और कुछ लोगों का बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर काम करना पड़ता है। तो आई थिंक ये सबका डिफरेंट होता है, इसमें किसी में पर भी कोई जजमेंट पास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी को जज करें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सबके लिए डिफरेंट है। तो ये बस बहुत प्यारा सा हमने एक फ्लावर बनाया और फिर मैंने इनको इनकी डोज दो दे दी ईच, और मैंने कहा कि अब आप लोग अपने लिए बनाएं। तो ये मेरे शिफ्टिंग के व्लॉग्स की सीरीज़ है। तो इसमें ज़ाहिर है कुछ क्लिप्स पुराने हैं, कुछ न्यू है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों ने स्लीवलेस पहने हुए हैं, जबकि अभी तो ठंड आ चुकी है। तो ये अब कुछ मिक्स एंड मैच ही क्लिप्स आपको मिलेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर जाइए। हमने ये एक पूरा सेशन किया और बहुत मज़ा आया, और उसको फिर हमने फ्लावर्स को ड्राई होने के लिए रख दिया। उसके बाद एज़ आई सेड कि मुझे बस जब भी कुछ दिल करता है कि मैं अब ये चीज़ कर लूँ, तो मैं वो करने लग जाती हूँ। कुछ प्लान्ड होती हैं, कुछ अनप्लान्ड होती हैं। तो मुझे किचन के कुछ कैबिनेट्स नज़र आए और मैंने सोचा कि चलो इसको जल्दी से आज मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी डीप लेनी शुरू कर दी। एक्चुअली मेरे माइंड में था कि मेरे पास काफ़ी सारी जो है ना वो जैम की बॉटल्स कलेक्ट हो चुकी हैं, तो मैं बजाय अपनी जो है वो मसाला और बाकी चीज़ों के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पैकेट्स में ही रह जाती हैं, उनके लिए मैं मज़ीद बॉक्सेस या जार्स जो हैं वो बाज़ार से लूँ या दराज से ऑर्डर करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ना उनको DIY करती हूँ और जैम की बॉटल्स के लेबल्स को रिमूव करके और उनका DIY करके, तो वो मैं ना उनके लिए बॉटल्स को क्लीन करती हूँ। तो ये मैंने गर्म पानी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे पास एक स्टील का बड़ा सारा टब है, तो इसमें मैंने जब कुछ करना हो तो फिर मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें जो है ना जितनी भी जैम की बॉटल्स थी और कॉफ़ी और डिफरेंट जार जो मेरे पास अवेलेबल थे, जिनके ऊपर लेबल्स लगे हुए थे, तो मैंने इन सबको एक सिमेट्रिकल लुक देने के लिए गर्म पानी में जो है ना वो सोक कर दिया था। उसके बाद मुझे बिरयानी बनानी थी और बिरयानी के लिए जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स चाहिए थे। तो चीज़ों को पहले मैंने माइंड में ऑर्गेनाइज़ किया कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। तो इसमें जो है वो हमें चिकन को अलग से रेडी करना था और मैरिनेट करके रखना था पहले, और उसके बाद उसको फ्राई करना था, और आलूओं को अलहदा से बॉईल करना था और बॉइल्ड राइस को सेपरेटली। तो ज़ाहिर है बिरयानी में बॉइल्ड राइस और चिकन मसाला का तो कोरमा मसाला जो हमारा बनता है लेयरिंग के लिए, वो तो स्टेप कॉमन होता ही है, लेकिन इसमें थोड़े से 3 स्टेप्स थे। तो इसमें बेसिकली ये था कि जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको मैंने अलहदा से फ्राई करना था, और जो मसाला लेयरिंग में इस्तेमाल होना था उसको अलहदा से प्रिपेयर करना था। जनरली ये होता है कि आप जो चिकन ऐड करके तो आप कोरमा मसाला सा बना के उसकी लेयरिंग करते हो, लेकिन इसी का ही टेस्ट डिफरेंट है, और इसी की वजह से जो वो चावलों की एक लुक है ना वो बहुत प्रोफेशनल आई थी आई गेस। और ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। ये मैंने आई थिंक नादिया का किचन, उनके किसी व्लॉग से उनकी ये रेसिपी देखी थी और मुझे बड़ी यूनिक लगी। और आई थिंक कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप फर्स्ट ट्राई में ही ट्राई करें तो उनका रिज़ल्ट
बहुत ज़बरदस्त आता है। जबकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपको दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप ट्राई करते हैं तो उतने टेम्पटिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन ये बहुत फुल प्रूफ रेसिपी है, तो अगर आपने देखना हो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा व्लॉग उनका देखा था, क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन मैंने जब रिक्रिएट की तो मुझसे भी बहुत ही अच्छी बनी। तो बस करना कुछ नहीं था, मैंने इसमें वैसे थोड़ा सा रेड कलर फूड कलर भी ऐड कर लिया था क्योंकि मेरे पास पड़ा था और उससे और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आई थी। तो जो आलू थे उनको आपने अलहदा से पानी में बॉईल करना और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें, और उसके साथ साथ आपने जो है ना वो चिकन को योगर्ट, लेमन और कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला जो होता है, सॉरी कोरमा मसाला नहीं, बिरयानी मसाला, उसमें आपने जिंजर गार्लिक के साथ, लेमन के साथ जो है ना वो ऐड करके मैरिनेट करके दही में रख देना उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए। बहुत अच्छी सी मैरिनेशन उसकी हो जाए तो साथ साथ आप अपने बाकी काम कर लें कटिंग वगैरह के। तो इसमें अब ये सिर्फ ग्रेवी उसकी बनेगी जो हमने लेयरिंग में ऐड करनी है। तो इसमें प्याज और वही आपने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से मसाले इसी मटेरियल के हिसाब से आपने ऐड कर देने हैं। धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी जस्ट इस मसाले के लिहाज से, क्योंकि हर चीज़ में अलग-अलग जो है वो स्पाइसेस जाएंगी, इस वजह से हमने इनको ओवरडू नहीं करना और थोड़ा सा ट्रिकी वे में लेके चलना है। और साथ ही जब आप राइस बॉयल करेंगे तो उसमें आपने खड़े मसाले जैसे स्टार एनाइस होता है, ज़ीरा और दालचीनी, लौंग, वो डाल के तो आपने राइस को बॉयल होने रख देना है, नमक भी ऐड कर देना है। तो ये आपके तीनों स्टेप्स डिफरेंट होंगे और उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग करनी है और इसी का ही रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, लेयरिंग करते हुए ना बिरयानी में पहले मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि बिरयानी की लेयर्स होती हैं तो उसमें जो ये होता है कि आपके ईच स्पून में जो है ना वो फ्लेवर आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोरमे का भी, राइस में भी फीके नहीं लगने चाहिए। तो कुछ लोग बॉयल करते हुए पानी उसमें नमक ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसका तरीका जो है ना वो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही डिस्कवर किया है कि जब आपने लेयरिंग करनी है तो आपने बहुत अच्छे से जो है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा, या तो आपकी ग्रेवी का मसाला, उसमें ही ऑयल इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आप उसी को ड्रिज़ल कर दें ताकि वो थोड़ी सी जूसी और वेट रहे, बजाय इसके कि वो ड्राई ड्राई लगे और आपको मतलब मज़ा नहीं आए बिरयानी वाला। तो ये है कि या तो आप अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि ऑब्वियसली बिरयानी में आपको ऑयल डालना ही होता है, आप इसको बहुत ज़्यादा कम नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वो टेस्ट नहीं आता उसका उस तरह से निकल कर। और अदरवाइज़ फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 1 से 2 टेबलस्पून ईच लेयर में एडिशनली ऐड कर दें, उससे भी वही सेम इफ़ेक्ट ही आता है। तो ये मैंने मैरिनेशन के बाद जो है वो इस तरह से चिकन को पार्शली कह लें कि फ्राई कर लिया था ताकि उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाए और कोटिंग हो जाए। तो इसमें जो है वो पार्शली चिकन जो है ना वो आपका कुक हो जाएगा, और जब आप इसको लेयरिंग में करेंगे तो बाकी वो पार्शली उसमें कुक हो जाएगा। और इसी तरह जब आपने बॉयल राइस करने हैं तो राइस को भी आपने ऑलमोस्ट 80 to 90% कर लेना है। वैसे उन्होंने तो सजेस्ट किया था कि आप 70% तक करें, लेकिन मैंने 80 to 90% कर लिया था, क्योंकि दम में भी इतने ज़्यादा वो जो मैं राइस यूज़ करती हूँ वो इतने ज़्यादा ओवर कुक नहीं होते, उनको थोड़ा सा टाइम रह जाता है। तो मैंने तो उनको अच्छे से जो है ना 80% तक बॉईल किया था और उसके बाद 20% तक उनको दम के लिए छोड़ दिया था। और अब बारी आती है इसकी लेयरिंग की। तो लेयरिंग में सबसे पहले जो है हमने थोड़ा सा उसका ग्रेवी का मसाला रहने दिया था, ऑयल रहने दिया था सॉरी, और उसके बाद फिर जो पीसेस से चिकन के वो हमने लगाए। उसके बाद हमने राइस की एक लेयर लगाई और उसके बाद जो हमने ग्रेवी का मसाला अलहदा से प्रिपेयर किया था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी स्पाइसेस ऐड करके वो ऐड की, और फिर उसके ऊपर गार्निशिंग में लेमन, धनिया, पुदीना और आलू की लेयर और साथ में थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लिया था। इसी तरह मैंने 3 लेयर्स लगाई थी और उसके बाद इसको दम के लिए मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स रखा था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आती है जब बात दम की, तो मेरा ख्याल है, ये मेरी ओपिनियन है कि एक तो आपकी सब चीज़ें टेक्निकली आपको लेके चलनी पड़ती हैं। आपने देखना होता है कि आपका जो बर्तन है उसकी कितनी थिक लेयर है और उसमें स्टीम कितनी देर तक इंटैक्ट रहती है। अगर तो आपकी फुल प्रूफ बिल्कुल भी स्टीम लीक नहीं होती ना, तो फिर भी आपकी कुकिंग को कम टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टीम अच्छी होगी तो खाना जल्दी कुक होगा और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर कहीं से आपका लिड थोड़ा सा लूज़ है, जस्ट लाइक एक आपको अक्सर आपके पैन्स में जो है ना वो थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, तो फिर ऑब्वियसली आपकी, और अगर आपके बर्तन की जो थिकनेस है वो कम है तो नीचे से वो कुक होता रहेगा, लेकिन एक ओवरऑल कुकिंग उसको हीट नहीं मिल पाएगी कुकिंग के दौरान।
अच्छा, ये यहाँ पे ना मेरे पास थोड़े से वो ब्राउन अनियंस भी पड़े हुए थे, तो मैंने उसकी भी एक इन्हेंस्ड फ्लेवर लेने के लिए ना तो वो भी मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जब आप मसाले के लिए अनियन फ्राई करेंगे तो आप उसमें से थोड़े से लेके तो टिश्यू पेपर के ऊपर उसको फैला लें और उसके बाद फिर उनको ड्राई करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये जो मैंने आलू इस तरह से बॉईल किए थे और उसमें फिर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था ना, इससे बहुत अच्छी लुक आई थी और बस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी दिखने में भी लग रही थी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, मैंने कभी पहले जो है ना वो आलू बुखारे इस तरह से ऐड किए नहीं हैं, क्योंकि मुझे ना पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे घर में पुलाव ज़्यादा बनता है क्योंकि बच्चों की वजह से। तो ये बिरयानी स्पेशल थी और मैंने स्पेशली जो है ना वो हस्बैंड के लिए बनाई थी कि मैंने कहा चलें बच्चों के लिए तो बनता ही रहता है, आज स्पेसिफ़िकली जो है ना वो हस्बैंड के लिए एक अच्छी सी बिरयानी बनानी चाहिए। तो इसमें मुझे 3 घंटे लग गए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी क्लीनिंग, इसकी कटिंग, ईच एंड एवरीथिंग करते करते, बट एंड रिज़ल्ट वाज सो गुड और बिरयानी बहुत अच्छी थी। ये नेक्स्ट डे तक ही माशाल्लाह से ख़त्म हो गई थी, हमने 2 से 3 दफ़ा शाम में ही खा ली थी। तो उसके बाद फिर ये फूड कलर ऐड करके और मैंने इसको दम पे लगा दिया था। मैंने आपको टाइमिंग और सब कुछ बता दिया है, अगर कोई चीज़ आपसे मिस हुई हो तो आप ये सारा क्लिप जो है ना ज़रा दोबारा से गौर से सुन लीजिएगा। चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे आपको शायद लगे, लेकिन रेसिपी बहुत अच्छी है। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, ज़रूर ट्राई करिएगा और क्रेडिट इनका जाता है जी नादिया का किचन। ओके जी, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।